नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आरएस मींस 2025 का जो एग्जाम हुआ था अभी जून में। उसकी आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस कर चुका हूं, आपके साथ एथिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, पेपर 2 का ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं आरएस मेंस 2025 में, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सोर्सेज से वो क्वेश्चन लिए गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन थे, क्या माइंडसेट था आरपीएससी का वो क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, और आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, या आगे कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं जिससे कि आप आगे आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। जिन भी विद्यार्थियों ने आरएस मेंस 2025 दिया है वो इस लेक्चर को इसलिए देख सकते हैं ताकि उन्हें पता हो कि वो क्या लिख कर आए हैं और क्या उन्हें लिखना चाहिए था, किस तरह की गलतियां वो करके आए हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। फ्रेशर्स जो है वो उनके लिए लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखने के बाद वो जान सकेंगे कि आरपीएससी किस माइंडसेट से पेपर सेट करती है, किस तरह से आंसर आपको लिखना है, कौन कौन से सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 5 नंबर के क्वेश्चंस और 10 नंबर के क्वेश्चंस। तीनों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज से वो क्वेश्चन आए, किस तरह से आंसर लिखना है, वो सब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस जिनको 15 वर्ड्स में लिखना था। पेपर 2 का यूनिट 3 मतलब ज्योग्राफी का पार्ट ए है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का पोर्शन है पार्ट ए, मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 15 वर्ड्स ईच। ठीक है, पहला क्या है, सोर्सन। सोर्सन कहां पर है, 12 में है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में पूछा गया है। इससे पहले 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेम 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स इन राजस्थान, और इस बार उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरपीएससी ने पूछा कि ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स के नाम आपको दिए हुए हैं और आप बताओ कि राजस्थान में ये कहां पर है। ठीक है, तो सोरसन जो है वो 12 में यहां पर है। इसके बाद आखर गांव की बात करें तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, तो बाहर की साइड आप यहां पर कहीं टिक करेंगे। इसके बाद गोगेलाव जो है वो नागौर में है। गोगेलाव कहाँ है, नागौर में। डन। और जोड़ बीड़ गोड वाले जहां पर ऊंट वगैरह पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, वो कहां पर है, बीकानेर में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व मैप के आधार पर करना था। इसका नाम आप ए कर देंगे, इसका नाम आप बी कर देंगे। ये सी जो है वो गोगेलाव नागौर में है, और डी जोड़ बीड़ गोडवाले जो है वो कहां पर है, गोडवाला, ये बीकानेर में। डन। तो इस तरह से आपको यहां पर लिखना था। इन्होंने हालांकि स्पेस दिया हुआ था आगे, आप उस स्पेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस मैप में आपको ये मार्क करना था। प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। आप जब भी आगे कुछ भी कंटेंट पढ़ेंगे, नेशनल पार्क राजस्थान में पढ़ेंगे, तो मैप सामने रखिएगा, अपने मैप के साथ उसको पढ़ना है। हम भी आपको पढ़ाते हैं तो मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, मैप में दिखाते हुए पढ़ाते हैं कि भाई ये है। क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो, आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि मैप में भी आप बता सकें कि कहां पर क्या है। जैसे सोरसन 12, आखरगांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर डिस्ट्रिक्ट, जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर। डन। ये चारों हो गए, आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 4 वाटरफॉल्स। वाटरफॉल का नाम लेना है आपको, 4 वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन चित्तौड़गढ़ एंड कोटा। अब देखिए, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कंजर्वेशन रिजर्व्स के नाम बताओ। इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कंजर्वेशन रिजर्व्स को मैप में बताओ। ठीक है, अभी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया 4 वाटरफॉल के नाम बताओ जो चित्तौड़गढ़ और कोटा में अवस्थित हैं। ठीक है, अगली बार या आगे आने वाले समय में आपसे मैप देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस राजस्थान के मैप में कोई भी 4 वाटरफॉल के नाम दे देंगे, बताओ कहां कहां पर है, या नदियों के नाम दे देंगे, झीलों के नाम दे देंगे, बताओ कहां कहां पर है। तो ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक हाथ में आपकी किताब होनी चाहिए, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, प्रेफरेबली आपका ऑथेंटिक सोर्सेज आपके होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की किताबें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी किताबें, उनसे आप पढ़िए, और साथ में आपके पास राजस्थान का नक्शा होना चाहिए जहां पर आप डॉट लगा के उसको कर सके। तो 4 वाटरफॉल के नाम बताते हैं हम चित्तौड़गढ़ और कोटा में। 2 चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, 2 कोटा की बात करते हैं। कोटा में है जगमंदिर वाटरफॉल और गराडिया वाटरफॉल। ठीक है, जहां पर गराडिया महादेव टेम्पल भी है, टेम्पल्स में भी हम गराडिया महादेव पढ़ते हैं। चंबल जॉर्ज है, वहां पर ये है। ठीक है, तो कोटा के 2 वाटरफॉल कौन कौन से हैं, पहला है जगमंदिर, ये भी चंबल रिवर पर है, जगमंदिर एरिया के पास है जगमंदिर वाटरफॉल। दूसरा गराडिया महादेव वाटरफॉल है, जो गराडिया महादेव टेम्पल पर है, फेमस फॉर सीनिक व्यूज अलोंग चंबल जॉर्ज। डन हो गई बात, पहला हो गया कोटा डिस्ट्रिक्ट में, यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, सॉरी 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर
जगमंदिर का, आधा नंबर गराडिया महादेव का। तीसरा आप लिखेंगे मेनाल वाटरफॉल, ठीक है। मेनाल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। मेनाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। एंशियंट मेजर मॉनसून अट्रैक्शन है मेनाल वाटरफॉल। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट में क्या है, जगमंदिर वाटरफॉल। कोटा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा क्या है, गराडिया महादेव वाटरफॉल। फिर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है मेनाल वाटरफॉल, और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ही भीमलत है, ठीक है। आपने जब पिक्चर देखी होगी पद्मावत, ठीक है, तो पद्मावत में जब पद्मावती श्रीलंका से चित्तौड़गढ़ जाती है तो रास्ते में आप एक वीडियो देखेंगे, आप एक सीन देखेंगे जिसमें एक वाटरफॉल आता है, ठीक है। वो वाटरफॉल मेनाल वाटरफॉल है। कभी कभी हम मूवी से भी बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो जब श्रीलंका से रावल रतन सिंह जी उनको उनका वरण करके लाए थे, उनके साथ शादी करके लाए थे, तो वो पैदल पैदल रास्ता, पूरा रास्ता दिखाया गया है उसमें। यहाँ तक कि चित्तौड़ की जो सीढ़ियां हैं, चित्तौड़ का जो रास्ता है चित्तौड़गढ़ का, वो भी इस पूरे तरीके से, वो जो पालकियां वगैरह जाती हैं वो सारा सीन दिखाया है। उसी के बीच में इस रास्ते के सीन में एक सीन आया है मेनाल वाटरफॉल का। अगर आपने मूवी नहीं देखी है, देखिए। राजस्थान कल्चर की एक अटूट, बहुत ही शानदार तरीके से पेश करती है। आउटसाइड राजस्थान हो, आपको देखनी चाहिए पद्मावत। आप एक एक चीज देखेंगे, आप आभूषण देखेंगे, आप वेशभूषा देखेंगे, आप आर्किटेक्चर देखेंगे उस पिक्चर में, और आप सबसे बड़ी चीज आप हिस्ट्री एंड कल्चर देखेंगे राजस्थान का, स्पेशली मेवाड़ का, ठीक है। और मेवाड़ में भी रावल, बाद में राणा है, वो सारी चीज में पढ़ाई हुई है मैंने आपको। तो ये 4 वाटरफॉल यहाँ पर सीधे सीधे होते हैं। पहला जगमंदिर, दूसरा गराडिया, तीसरा मेनाल वाटरफॉल, चौथा भीमलत वाटरफॉल। 31st क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मलनाड एंड मैदान टोपोग्राफी ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि डेक्कन लावा प्लेट्यू में मलनाड है और मैदान है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो जो मैप होता है उस मैप में आप भी आप देख सकते हैं कि डेक्कन लावा प्लेट्यू कहां पर है। डन। तो क्या होता है कि ये आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई डेक्कन लावा प्लेट्यू को आप मैप में बताओ कहां पर है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को बताओ कहां पर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे बनने की संभावना है, जिस तरह से आरपीएससी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रही है ना धीरे धीरे। चाहे वो हर पेपर में आप देख सकते हैं, चाहे आप हमने साइंस देखा, एथिक्स देखा, हर चीज में प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रही है। सिर्फ पढ़ना और रटना ही सिलेक्शन नहीं दिलाएगा आपको, आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज को। देन तो डिफरेंशिएट बिटवीन मलनाड एंड मैदान। तो मलनाड क्या होता है, मलनाड होता है लैंड ऑफ हिल्स, और मैदान होता है लैंड ऑफ प्लेन्स। तो आप इस तरह से कभी भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो आप एक टेबल बना के उसको करेंगे। एक तरफ आपका एक पॉइंट होगा, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट होगा, और यहाँ पर फीचर्स के आधार पर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहला हो जाएगा मीनिंग, मीनिंग क्या है, लैंड ऑफ हिल्स एंड लैंड ऑफ प्लेन्स। डन। दूसरा हो जाएगा लोकेशन, लोकेशन क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। कि मलनाड जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है, और मैदान जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है। टोपोग्राफी क्या है इसकी, हिली एंड रग्ड टेरेन, और मैदान क्या है इसका, फ्लैट एंड जेंटली अंडुलेटिंग प्लेन्स, ठीक है। अब भाई लैंड ऑफ हिल्स है, तो लैंड ऑफ हिल्स कहां पर होगी, कैसी होंगी, हिली होगी, रग्ड होगी, ठीक है। मैदान है तो मैदान कैसा होगा, फ्लैट होगा, जेंटल होगा। डन। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की, हाइट की। तो मलनाड जो है भाई हिली एरिया है, तो ऑब्वियस है कि हायर एलिवेशन होगा। मैदान है तो उसका लोअर एलिवेशन होगा कंपेयर्ड टू मलनाड, ठीक है। सॉइल टाइप की बात करें हम, तो मलनाड में जैसा कि आपको पता है हिल्स, हिली एरिया है, तो वहां पर लेटराइटिक और रेड सॉइल पाई जाएगी, जबकि मैदान में कर्नाटका का पार्ट है तो ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, जिसे हम रेगर भी कहते हैं, ठीक है, रेगर सॉइल्स कहते हैं। मुझे लगता है ये आप अगर ये 4 पॉइंट्स लिख देंगे तो ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मलनाड में हैवी रेनफॉल होती है, भाई हिली एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में अवस्थित है, कर्नाटका के वेस्टर्न एरिया में है, तो हैवी रेनफॉल वहां पर देखने को मिलेगी। मैदान की बात करें तो वहां पर मॉडरेट टू लो रेनफॉल मिलेगी। अब यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, रेड सॉइल है, तो क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। जबकि मैदान में ब्लैक सॉइल है, प्लेन्स है, तो वहां पे कल्टिवेटेड फील्ड, एग्रीकल्चर वहां पर ज्यादा होगा, मॉडरेट रेनफॉल है, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलेगी, स्क्रब लैंड्स देखने को मिलेगी। देन रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन होता है। रिवर्स फ्लो थ्रू यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन की तरह यूज में लिया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पर होती है, कॉफी एंड स्पाइसेस। फूड क्रॉप्स ज्वार और दालें और कॉटन यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉटन तो होगा ही होगा, काली मृदा है तो, ठीक है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन एसेंस अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए फाइनल, तो मलनाड जो है वो वेट है, फॉरेस्टेड हिली रीजन है, यहाँ पर रेड सॉइल लेटरेटिक सॉइल्स पाई जाती है, जबकि मैदान जो है वो ड्रायर है, फ्लैट एग्रीकल्चर प्लेन है, बोथ फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन कर्नाटका। डन हो गई बात, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इतना लिख देंगे मोर देन इनफ है, वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो इतना नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 4 या 5 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट आपने लिखे, हर पॉइंट का 1 नंबर और आपके 2 नंबर सिक्योर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच एरियाज ऑफ इंडिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इज फाउंड। ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी और लोएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है वो आपको बतानी है, मतलब डेली रेनफॉल नहीं, एनुअल रेनफॉल की पूरे साल में कहां तो ऐसी जगह है जहां पर हाईएस्ट वेरिएशन देखने को मिलता है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लोएस्ट वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाईएस्ट वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको वहां पर जहां पर सूखा इलाका है, जहां पर रेगिस्तान है, कि भाई सर्दियों में तो बिल्कुल 0 बारिश आ रही है और गर्मियों में बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। इन इंडिया इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन्स वेयर रेनफॉल इज हाईली इरेटिक एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एरिड रीजन है, सूखा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर विद वेरी लो एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल होती है, मतलब सर्दियों में होगी, गर्मियों में बिल्कुल नहीं होगी, मतलब मॉनसून में होगी और गर्मियों में बिल्कुल नहीं होगी। तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी होगी कि एक महीने में तो आपको देखने को मिल रही है 50 सेंटीमीटर बारिश और एक महीने में आपको 0, तो ये वेरिएशन 50 की हो गई। ठीक है, इसके अलावा और वेरिएशन कहां देखने को मिलती है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, तो पहला हो गया वेस्टर्न राजस्थान, दूसरा हो गया कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, इसके अलावा ठीक है लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो है वहां पर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका का इंटीरियर है, सोलापुर है, बीजापुर है, यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा लद्दाख और कोल्ड डेजर्ट रीजन जैसे लेह और कारगिल है, वहां पर भी क्या देखने को मिलता है, हमें स्कैंटी और वेरिएबल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, डन हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वही 2 नंबर का क्वेश्चन है, 15 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। इन निम्नलिखित कॉन्टिनेंट्स की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स हैं उनके बारे में बताओ। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 4 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा गया है। आपको सीधी सीधी एक जो है वहां पर माउंटेन पीक लिखनी है, आपका काम हो जाएगा। हर माउंटेन पीक लिखने पर आपको आधा आधा नंबर मिलेगा और टोटल अगर आप चारों लिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिवली आंसर नहीं मिलते, मार्क्स नहीं मिलते, सॉरी। यहाँ पर आपने लिखा है, आपको आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो आधे में से भी काट के चौथाई कर दे। यहाँ पर अगर आपने सही लिख दिया आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात की जाए तो वो है अकोनकागुआ। नॉर्थ अमेरिका डेनाली, ठीक है, जिसे मैककिनले भी कहा जाता है। अफ्रीका की बात की जाए तो माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो एक ज्वालामुखी भी है, ठीक है, एक वॉल्केनो भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है कॉस्क्यूज़को, माउंट कॉस्क्यूज़ो। ठीक है, तो साउथ अमेरिका अकोनकागुआ, माउंट अकोनकागुआ, नॉर्थ अमेरिका माउंट मैककिनले, अफ्रीका में किलीमंजारो, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कॉस्क्यूज़ो। ठीक है, तो आगे से आप जब भी पढ़ें तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी ले लें। जैसे इस बार आपसे पूछा गया है माउंटेन पीक्स के बारे में, नेक्स्ट बार आपसे पूछा जा सकता है 4 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दिए गए, और आगे पूछा जा सकता है कि आप इसके रिवर्स के बारे में लिखो, एक एक रिवर लिखो, या फिर यह पूछा जा सकता है कि एक एक लेक का नाम लिखो या एक ज्वालामुखी का नाम लिखो। तो इस तरह से आपको एक हॉलिस्टिक तैयारी करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर अचीव कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा ये जो जानकारी यहां पर दी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर आपको आती है तो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। नॉर्थ साउथ अमेरिका अकोनकागुआ, नॉर्थ अमेरिका माउंट मैककिनले, अफ्रीका माउंट किलीमंजारो, ऑस्ट्रेलिया माउंट कॉस्क्यूज़को। डन, बात सेट हो गई है ना। अब आपको यह देखना है कि आपने क्या क्या लिखा है। आपने अगर अकोनकागुआ लिखा है आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इन चारों में से आपने जितने नाम लिखे हैं सही जगह पर, आप अपने उतने नंबर 100% मान के चलिए। देखिए
5 नंबर के क्वेश्चन में भी एक सीधा सीधा, अभी क्या हो जाएगा, पार्ट बी पढ़ेंगे हम, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5 ही पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स उनके 25 मार्क्स हैं, 50 वर्ड्स ईच में आपको उसका आंसर करना है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप 50 वर्ड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, आप स्पेस फिल कर सकते हैं और क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ आप इसके साथ एक भारत का मैप भी बना सकते हैं, या वर्ल्ड का पूछा है तो वर्ल्ड मैप बना सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट नेम्स ऑफ एनी 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आप जो आपको नजदीकी बायोडाइवर्सिटी पता है, आपको राजस्थान के, इंडिया के पता है, वो आप सबसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद आप वर्ल्ड की तरफ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि कहां पर है, साउथ अमेरिका में है। दूसरा सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो बता ही रहे हैं, साथ में उनके देशों के नाम, कॉन्टिनेंट के नाम भी हम बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट के नाम बता रहे हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है, कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में, हिमालयाज जो है वो साउथ एशिया में, इंडिया में नहीं है हिमालयाज, हिमालयाज भूटान में भी आता है, हिमालयाज नेपाल में भी आता है, ठीक है। तो हिमालयाज कहां पर है, साउथ एशिया में। इंडो बर्मा रीजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में। सुंडालैंड जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया और उसके आसपास के सराउंडिंग आइलैंड्स में आता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एक अलग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मेडागास्कर एंड इंडियन ओशन आइलैंड जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैरेबियन आइलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। 8 यहां पर हो गए, 2 का और नाम लिख देते हैं। मीजो अमेरिका सेंट्रल अमेरिका में है। फिलीपींस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। आपको किसी देश का नाम लिखना, फिलीपींस एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन वो फिलीपींस में नहीं है, ठीक है, वो फिलीपींस के आसपास के आइलैंड्स में भी फैला हुआ है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, साउथ ईस्ट एशिया लिखना है। तो इस तरह का एक जो हम कहते हैं कॉमन सेंस जो है वो लगा के आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम लिख दिया और उनके वो जिन देश में है, जिन कॉन्टिनेंट्स में है, उनका नाम लिख दिया, बात खत्म हो गई, ठीक हो गया। ये एक इजी क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, जो गेसेबल क्वेश्चन था, जो पूछा जा सकता है सिविल सर्विस एग्जाम में, और बच्चे तैयारी करते ही करते हैं इसकी, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। आपके सिलेबस में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है। जिस फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया में कोस्टल प्लेन्स आता है, और कोस्टल प्लेन्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये इंडिया है, तो यहां पर हम ये वाला जो पार्ट इसका हो गया, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और इंडिया का जो ये वाला, ये पेनिनसुलर इंडिया है, और इंडिया का जो ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, कोंकण में डिवाइड किया हुआ है, मालाबार में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, उत्कल प्लेन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये ना पूछकर ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उस तरह का हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, यहाँ के पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं, यहाँ के पहाड़ नीचे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ दूसरा डिफरेंस ये हो गया, यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, यहाँ रेनफॉल कम होती है, ठीक है। तीसरा यहाँ हो गया कि ज्यादातर नदियां यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहां से नहीं निकलती हैं। चौथा डिफरेंस ये हो गया कि बहुत सारी नदियां जो है यहां पर वो नहीं बनाती, क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा का फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट्स में नहीं होता, ईस्टर्न घाट्स में होता है। देन तो इस तरह वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिफरेंस लिखा। डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। इस तरह से आपको हमेशा जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा, आप इस तरह से लिखेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में होगा फीचर्स, दूसरे कॉलम में होगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तीसरे कॉलम में होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या लिखना है, लाइज बिटवीन ईस्टर्न एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या लिखना है, लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। सबसे पहले तो आपने इसकी लोकेशन बता दी, ये है कहां पर। दूसरा, इसकी विड्थ बताओ कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइड है थोड़ा, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा नैरो है, 50 से 80 किलोमीटर ही है। लेंथ की बात की जाए तो लेंथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो लंबा है, ठीक है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा छोटा है, 200 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। टोपोग्राफी फ्लैट लो लाइन है, स्टीप है, अनइवन है। वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा ज्यादा स्टीप है, ठीक है। नॉर्थर्न सरकार कोरोमंडल कोस्ट
उत्कल कोस्ट भी आ जाता है यहाँ पर उड़ीसा के आसपास, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट जो है वो डिवाइड, मेजर डिविजन हमने यहाँ पर बता दिए। इसके अलावा डेल्टास की बात की जाए तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ब्रॉड डेल्टाज हैं, गंगा का डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का डेल्टा है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नैरो एस्ट्रीज हैं, कोई मेजर डेल्टा नहीं है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में फ्यू नेचुरल हार्बर्स हैं, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नेचुरल हार्बर्स जो है वो जैसे मुंबई और मंगलुरु जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। सॉइल के आधार पर आप वहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पोर्ट के नाम आप लिख सकते हैं, रेनफॉल में आप लिख सकते हैं रिसीव्स बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून ही आता है। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब तो वो बारिश करता ही करता है। ये इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, यहां से जब मानसून यूं जाता है, ठीक है, तब तो बारिश करता हुआ जाता ही है इस इलाके में, साउथ वेस्ट मानसून हो गया। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट मानसून वापस आता है तो वो वापस यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर, ह्यूमिडिटी लेकर, और यहाँ पर इस एरिया में वापस बारिश करता है। ठीक है, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो दोनों तरीके से रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी। ठीक है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, मुंबई, मोरमुगांव, कोची। डन हो गई बात। उसके बाद हम एक लाइन में यहाँ पर समरी लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर जो है वो समरी को देख के ही समझ जाए कि हमें एक मोटी मोटी नॉलेज तो है। ठीक है, उसके पास टाइम ना हो तो भी वो ये देख के हमें मार्क्स दे दे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर, डेल्टा रिच एंड मोर फर्टाइल। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वाइडर का अपोजिट नैरोअर है, डेल्टा रिच नहीं है, रग्ड है और बेटर सूटेड फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर। तो फर्टाइल नहीं है, वो पोर्ट्स और हार्बर के लिए ज्यादा सूटेड है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं, ना सिर्फ इसी आंसर में जबकि और किसी आंसर में जहां पर भी डिफरेंस पूछा गया हो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा जाता है, फीचर्स का एक कॉलम बना हुआ है और जिन दो चीजों का डिफरेंस करना है उनका एक कॉलम बना हुआ है, तो आपको मार्क्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन नेक इन प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, अब क्वेश्चन का टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए चिकन नेक। ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में आपको लिखना है। पहला, आपको लोकेशन के बारे में चर्चा करनी है, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट्स इसके आसपास है, कौन कौन से देश इसके आसपास है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा पार्ट ऑफ दिस आंसर होगा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन नेक क्या क्या है। ठीक है, किस तरह स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ आप लिखेंगे लोकेशन पे और दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। यहां पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे लोकेशन के, 2.5 नंबर आपको मिलेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। क्या क्या लिखना होगा आपको, चिकन नेक है कहां पर, देखिए चिकन नेक जो है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और ये एक 17 किलोमीटर से 22 किलोमीटर वाइड और 60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है इन नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से स्टेट में आता है चिकन नेक, चिकन नेक आता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, लिंकिंग मेनलैंड इंडिया टू इट्स 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम। ठीक है, जो अपने 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनसे मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है चिकन नेक। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे ये पार्ट है ना इंडिया का, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट चिकन नेक है। ठीक है, और ये कहां पर आता है, वेस्ट बंगाल में आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कहते हैं। ये 60 किलोमीटर वाइड, मतलब ऐसे वाइड है, 60 किलोमीटर लंबा है और वाइड कितना है 22 किलोमीटर, कहीं से 17 किलोमीटर, 17 से 22 किलोमीटर। ठीक है, और ये इंडिया के 7 सिस्टर्स को इंडिया की मेन लैंड से जोड़ता है, सिक्किम को भी जोड़ता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर्ड बाय नेपाल, वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ में भूटान है और बांग्लादेश जो है वो साउथ में है। ठीक है, इट्स इंडियाज सोल ओवरलैंड लाइफलाइन टू द नॉर्थ ईस्ट। सीधे आप नॉर्थ ईस्ट से अगर आपको कनेक्ट होना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो आप चिकन नेक से होते हुए ही जाएंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि वेस्ट बंगाल में है, 17 से 22 किलोमीटर वाइड है, 60 किलोमीटर लॉन्ग है, वो ही होगा। तो ये एक पैराग्राफ आपका लोकेशन का हो गया, ये 2.5 नंबर आपको यहां पर मिलेंगे इस लोकेशन के। दूसरा पैराग्राफ आपको क्या लिखना है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आएगा जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ब्लॉकेड बनाया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है 60 किलोमीटर लंबे इस एरिया को, तो 45 मिलियन लोग यहाँ पर आइसोलेट हो जाएंगे। जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं, 45 मिलियन लोग वो कट ऑफ हो जाएंगे इंडियन मेन लैंड से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एनहेंस्ड मिलिट्री
बेस बनाए गए हैं, एनहेंस्ड मिलिटराइजेशन किया गया है। यहाँ पर त्रिशक्ति कोर डिप्लॉय किए गए हैं, T-90 टैंक्स डिप्लॉय किए गए हैं, राफेल जेट्स हैं, कहाँ पर, हसीमारा पर, ब्रह्मपुत्र कोर इसके साथ यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये सब यहाँ पर डिप्लॉय हैं। बहुत ज़्यादा मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर 45 मिलियन लोग एक ही सेकंड में मेनलैंड से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा चाइनीज एड टू बांग्लादेश दी गई है। चाइना और बांग्लादेश का एक्सेस है क्योंकि यहाँ पर लाल मोनीर हट एयर बेस जो है वो 135 किलोमीटर अवे है चाइना से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा डिफेंसिव मेजर्स इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड यहाँ पर किए गए हैं, मल्टी रेल लाइंस यहाँ पर चलाई गई है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यहाँ पर ज्यादा है, मिलिट्री रेडीनेस यहाँ पर है। ये चोक पॉइंट की तरह काम कर सकता है, इसलिए इस चोक पॉइंट को सेफ गार्ड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। डन हो गई बात। तो इस तरह से हमने आंसर को फ्रेम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चिकन नेक इन प्रेजेंट सिनेरियो। चिकन नेक कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। उसकी लोकेशन पे आप एक पैराग्राफ लिख दीजिए, 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और दूसरा पैराग्राफ आप लिख दीजिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे। ठीक है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय की गई है और चाइना बांग्लादेश के आसपास है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे, आपको आरपीएस के अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको निश्चित तौर पर 3.5-4 नंबर आरपीएससी देगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान ज्योग्राफी के पवित्र उपवन, राजस्थान में जितने भी पवित्र उपवन पाए जाते हैं उनके ऊपर आप एक पैराग्राफ लीजिए, उनका वर्णन कीजिए, सीधा सीधा आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेड ग्रूव्स होते क्या है और ये कहां पर होते हैं। पवित्र है, उपवन है, ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह होगी जहां पर वेजिटेशन ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, और पवित्र क्यों है, क्योंकि किसी मंदिर के आसपास होंगे। ठीक है, इन्हें ओरण भी कहते हैं, इन्हें देववन भी कहते हैं। ठीक है, ओरण देववन, देववन क्यों, जैसे यहाँ मंदिर बना हुआ है और मंदिर के आसपास का इतना बड़ा एरिया, यहाँ आसपास जंगल ही होगा, जंगल के बीच में वो क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, तो इन्हें देववन इसलिए कहा जाता है। सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड मतलब पवित्र और ग्रूव्स मतलब उपवन। तो पवित्र क्यों हुए उपवन, क्योंकि इन उपवनों के बीच में किसी न किसी आराध्य देव का मंदिर है, चाहे वो रामदेव जी का मंदिर हो, चाहे वो देव नारायण जी का मंदिर हो, या अन्य किसी भी देवी देवता या लोक देवता से संबंधित मंदिर हो। लिखना क्या है आपको, लिखने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, सेक्रेड ग्रूव्स इन राजस्थान नोन लोकली एज ओरण और देववन आर फॉरेस्ट पैचेस। ये फॉरेस्ट के पैच हैं, छोटे छोटे फॉरेस्ट हैं, कंजर्व्ड बाय कम्युनिटीज ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। ऐसा माना जाता है कि जिस देवी देवता का वो मंदिर है, वो देवी देवता उस वन में निवास करते हैं, या उस वन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस डीटी के लिए। ठीक है, तो देव नारायण जी या गोगा जी या भैरव जी जो भी हैं, तो जो आसपास की कम्युनिटी है वो वहां पर उसको कंजर्वेशन प्रोग्राम्स वहां पर चलाती है, वो वहां पर उसको कंजर्व करके रखती है। पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ये एक्सप्लेन करना है सेक्रेड ग्रुप्स होते क्या है। ये फॉरेस्ट पैचेस हैं जो कि रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ्स के हिसाब से कम्युनिटीज जो है वो इनको कंजर्व करती है। These sacred groups are dedicated to local deities like देव नारायण जी, गोगा जी, भैरू जी एंड आर प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडिशनल कस्टम्स। ये प्रोटेक्शन की जाती है, ट्रेडिशनल कस्टम्स है, पुराने रीति रिवाज है, उनकी वजह से देव नारायण जी को समर्पित होते हैं, गोगा जी को समर्पित होते हैं या भैरू जी को समर्पित होते हैं। इन उपवनों के बीच में इन पर किसी भी एक देवी देवता का मंदिर वहां पर उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर, उदयपुर में पाए जाते हैं। और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दे प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं, सपोर्ट वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, एंड एक्ट एज ए रिफ्यूजी फॉर वाइल्ड लाइफ इन एरिड रीजन्स विदाउट फॉर्मल प्रोटेक्शन। कोई फॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर्स नहीं होते, एसीएफ वगैरह नहीं होते, ठीक है। ये लोकल कम्युनिटीज जो है वो ही अपने रिलीजियस बिलीफ, अपने रिलीजियस कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए उन पर्टिकुलर जो उपवन होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स इन राजस्थान नोन लोकली एज ओरण और देववन, ये लिखना यहां पर जरूरी है कि उस सेक्रेड ग्रूव्स को लोकल भाषा में देववन या ओरण कहा जाता है, ठीक है। आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं वहां जाके बोलोगे कि यार यहाँ पर एक सेक्रेड ग्रूव कहाँ पर है, तो जो किसान होगा, जो लोकल आदमी होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि सेक्रेड ग्रूव एसडीएम साहब क्या पूछ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब ओरण होता है, देववन होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए
कि उस देववन को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो किसी ना किसी लोकल कस्टम्स, लोकल जो रिलीजियस कस्टम्स है, कल्चरल बिलीफ्स है, उससे रिलेटेड है। वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं वहाँ की वो कंजर्व करते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब आपको नहीं करना है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या कोई और पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का जो इनिशियल मोटिव है वो यहाँ पर ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं, ताकि कल को आप अगर एसडीएम बन जाओ तो आप कोई भी पॉलिसी प्लान उन पर्टिकुलर एरियाज में सैंक्शन ना करो। ठीक है, उनको कंजर्व करना है आपको, और वो फॉर्मली कंजर्व नहीं होंगे, फॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास। ठीक है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में नहीं आ रहे, वो रिलीजियस कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। 38 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिस्कस द इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 ऑफ राजस्थान। क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 क्या है, बजट 2024 में भी इसका उल्लेख था। ठीक है, और बाद में जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें इसको डिटेल में समझाया गया है कि क्लीन एनर्जी पॉलिसी क्या थी। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। मोटा मोटा पॉइंट यहाँ पर ये था। डिटेल्स में हम बात करें तो वो और अलग अलग चीजें थी। ठीक है, कि ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट और ओवर द रूफटॉप सोलर प्लांट्स, उनको कैसे एनहेंस किया जाए, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डअप की जाए, वो सारी बातें इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में लिखी हुई थी। जो कि इकोनॉमिक सर्वे आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे मैंने भी पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर का, आप देखेंगे तो ये सारी चीजें कवर की गई थी उसमें। ठीक है, आंसर आपको कैसे लिखना है, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 इन इफेक्ट अंटिल मार्च 2029 तक के लिए ये इफेक्टिव है। ये एम्बिशियस टारगेट है, 125 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बनानी है 2030 तक। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा सोलर पावर। तो 125 में से 90 गीगावाट जो है वो सोलर पावर होनी चाहिए, और बाकी जो 25 गीगावाट है वो विंड एंड हाइब्रिड होनी चाहिए। ठीक है, विंड एनर्जी और हाइब्रिड एनर्जी मतलब कंबाइंड विंड सोलर सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा 10 गीगावाट जो है वो स्टोरेज होना चाहिए हाइड्रो या पंप्ड या बीईएसएस के तहत। तो सबसे पहला तो टारगेट क्या है इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी का, कि हम 2030 तक, देखो 29 मार्च 2029 मतलब 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक का टारगेट है, तक ये पॉलिसी लागू है, तब तक हमें ये काम करना है कि हम 2030 तक 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बना सके, जिसके अंतर्गत 90 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी हो जाए, 25 गीगावाट विंड और हाइब्रिड एनर्जी हो जाए, और 10 गीगावाट जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बिल्डअप कर ले। इसके अलावा इसके अंतर्गत आरआईपीएस मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया गया 7 साल तक, 75% स्टैम्प ड्यूटी रिलीफ दिया गया, 100% मंडी फी वेवर दिया गया, और पीसीबी फीस जो है वो वेवर दिया गया जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उन पर। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है, ये तो हमने एक मोटी मोटी बात की। ठीक है, एक ब्रॉड व्यू हमने लिया कि भाई राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024 जो कि लागू है 29 मार्च 2029 तक, उसका मोटा मोटा टारगेट क्या है, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। लेकिन उसके अंतर्गत एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, वो होगी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा किसको, रूफटॉप, फ्लोटिंग, कैनल टॉप सोलर, हाइब्रिड रिपावरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को। इसके अलावा बैक्ड बाय किया जाएगा स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल्स, जितने भी अप्रूवल्स चाहिए होंगे सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, चाहे वो रूफटॉप प्रोजेक्ट हो, चाहे वो किसी लेक के ऊपर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कैनल टॉप सोलर हो, या फिर हाइब्रिड या ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हो, उसके अप्रूवल अगर आपको चाहिए होंगे तो वो स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल मिलेंगे। लैंड एलोकेशन बहुत इजीली होगा, ग्रिड अपग्रेड्स आपको बहुत इजीली मिलेंगे। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट आपको लगातार यहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंस्टॉल हो, सोलर एनर्जी प्लांट्स इंस्टॉल हो, और इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी हम अचीव कर पाए 2029 तक। डन। इस तरह से हमने 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट किए, जिनका आंसर हमें 50 वर्ड्स में लिखना था। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। जो बेसिक सोर्स है इन क्वेश्चंस का वो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनसीईआरटी से पूछा गया है सीधे सीधे क्वेश्चन। चिकन नेक का उल्लेख 10th क्लास की एनसीईआरटी में है। ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अब बात करते हैं 10 मार्कर्स जो क्वेश्चन है, जो पेपर सेकंड के यूनिट 3 मतलब ज्योग्राफी का पार्ट सी है। पार्ट सी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 10 मार्क्स के, और उसका टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको 100 वर्ड्स ईच में लिखना है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 39th क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड द रशिया यूक्रेन स्ट्रगल। बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछा गया, एक बहुत ही मोटे जियोपॉलिटिकल इशू पे क्वेश्चन पूछा गया। आपके ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसका लास्ट पॉइंट दिया गया है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। उस जियोपॉलिटिकल इश्यूज में बहुत ही बड़ा इशू जो था रशिया यूक्रेन स्ट्रगल, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर्स में भी ये था, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये था, और यहाँ जियोपॉलिटिकल इश्यूज में तो आपको पढ़ना ही था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बताने हैं रशिया यूक्रेन स्ट्रगल के बारे में। 100 वर्ड्स में इस आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले एक बात और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना 10 नंबर के। एक क्वेश्चन हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, एक क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का होगा, और एक क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी का होगा। आरपीएससी का सेट पैटर्न है, आज तक का आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और वो भी सीक्वेंस में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ देखा, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड रशिया यूक्रेन स्ट्रगल, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सेकंड, इसका आंसर अभी देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स। प्लेस ऑफ ओरिजिन ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। यहां पर पॉइंट मेरा इतना सा है कि ये इंडियन ज्योग्राफी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आप देखेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी से पूछा जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द सहरिया ट्राइब इन राजस्थान एंड डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सहरिया ट्राइब। देन तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, बैलेंस्ड पेपर जब भी आएगा तो वो इसी तरीके का आएगा, और 3 क्वेश्चन तीनों पोर्शन से पूछे जाएंगे, इक्विवेलेंट मार्क्स वहां पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया वो था डिस्कस द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड रशिया यूक्रेन स्ट्रगल। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पुराना पहले क्या हुआ था। ठीक है, कि कैसे ये जो यूक्रेन की तरफ से जो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो था उसकी वजह से प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हुई। फिर उसके अलावा 2014 में कैसे रशिया ने जो है वो क्रीमिया को वो किया। ठीक है, क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ। इस सब के बारे में डिटेल में बात आपको यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि रशिया यूक्रेन स्ट्रगल जो है वो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स में रूटेड है। ठीक है, दूसरा, प्राइमरी कॉज की अगर बात की जाए तो रशिया अपोज करता था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो हो रहा था उसको रशिया अपोज कर रहा था, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या था, थ्रेट था। रशिया को ऐसा लगता है, तो इसकी वजह से भी वो यूक्रेन के अगेंस्ट में था। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये हो गया। हमें क्या पढ़ना है, हमें लिखना क्या है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बताने हैं। रशिया यूक्रेन स्ट्रगल जो चल रहा है उसके पीछे के जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल्स क्या क्या है। तो पहला पॉइंट तो आपने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं काफी। फिर उसमें फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि रशिया जो है वो अपोज करता था नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों करता था, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट था, रशिया को ऐसा लगता था। सेकंड पॉइंट क्या लिखा जाना है, यूक्रेन्स एस्पिरेशंस टू ज्वाइन नेटो एंड द यूरोपियन यूनियन चैलेंज रशियाज ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, पहली बात तो ये कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये, वो तो एक्सपेंड हो ही रहा था, साथ में यूक्रेन की भी एस्पिरेशंस थी नेटो को ज्वाइन करने की। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो भी रशिया का जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था उसको चैलेंज कर रहा था कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसके बाद टेंशंस कब बढ़ी, जब 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया किया गया रशिया के द्वारा, और ये इन सब चीजों की वजह से कि जो एनेक्सेशन किया गया क्रीमिया का, इसकी वजह से टेंशन जो है वो इंटेंसिफाई हो गई। क्यों, क्योंकि क्रीमिया जो था, आप ज्योग्राफी में देखें, आप मैप में देखें, वो ब्लैक सी का एक इंपॉर्टेंट नेवल इंपॉर्टेंस वाला एरिया था। ठीक है, वहां पर नेवी जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी क्रीमिया में। ठीक है, इसके अलावा ईस्टर्न यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन है वो आपको पता ही है, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहां पर। ठीक है, बिकम ए हॉटस्पॉट फॉर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा चले, क्योंकि जिस भी एरिया में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होगी, डॉनबास का एरिया है, तो वो क्या करेंगे, वो सेपरेट होके रशिया में मिलना चाहेंगे। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के द्वारा, वो बैक्ड किए जा रहे थे रशिया के द्वारा। रशिया जो है वो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करा था बैकएंड पर। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पर टेंशन इंक्रीज हुई। तो धीरे धीरे आप कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये चीजें जो है वो एस्केलेट हो रही है।
पहले क्या हुआ, पहले रशिया अगेंस्ट था नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन से, दूसरा यूक्रेन जो था वो भी नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, तो डबल चीज हो गई, दोनों हाथ मिल रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। नाटो भी ईस्टवर्ड आ रहा है और यूक्रेन भी नाटो की तरफ बढ़ रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा टारगेट कर रहा था रशिया के ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को। इसके बाद फिर रशिया ने भी क्रीमिया को एनेक्स किया। उसके बाद यूक्रेन का जो डॉनबास रीजन था वहां पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए। क्यों? क्योंकि वहां पर रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन की डोमिनेंस थी थोड़ी सी, और वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए उनको रशिया के द्वारा बैकिंग दी गई। इसके बाद क्या हुआ, वेस्ट के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, ठीक है, एंड मिलिट्री एड टू यूक्रेन हैव फर्दर पोलराइज द कॉन्फ्लिक्ट। की रशिया पे तो क्या हुआ, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए वेस्ट के, ठीक है, यूएस वगैरह ने लगा दिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्रुप था G7, वो ग्रुप ऑफ 7, वो G7 G6 रह गया। जब क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने तो G7 में से रशिया को हटा दिया गया, ठीक है, G6 बना दिया गया G7 की जगह, ठीक है। इसके अलावा यहां तो सैंक्शंस लगे ही रशिया पे, लेकिन यूक्रेन को मिलिट्री एड दी गई, जिसकी वजह से पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कि दोनों तरफ उधर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। रशिया जो है वो रीअसर्ट करना चाहता था खुद को ग्लोबल डोमिनेंट ग्लोबल पावर, ठीक है, और यूक्रेन को बचाना चाहता था कि वो वेस्टर्न अलायंस की तरफ नहीं जाए। तो इन सारे फैक्टर्स, ये सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे हुए कि वहां पर ये जो स्ट्रगल है रशिया यूक्रेन स्ट्रगल, ये धीरे धीरे एस्केलेट हो गया और आज आपको स्थिति पता ही है, ठीक है। ये वॉर जो है ये टेरिटोरियल ही नहीं है, कि ये सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं है कि रशिया और यूक्रेन जो है वो टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल क्लैश है बिटवीन वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज एंड रशियन ऑथोरिटेरियन नेशनलिज्म ओवर इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में वेस्ट और रशिया इन दोनों का डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस जो है उसको स्थापित करने की ये एक तरीके से जंग है, ठीक है। हम इसको रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ना कहके वेस्ट और रशिया के बीच का एक इन्फ्लुएंस की एक स्ट्रगल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर फ्रेम करेंगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा आरपीएससी। अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि सारे पॉइंट, पुराने पॉइंट्स से शुरू किया जाए, हिस्टोरिकल उसमें शुरू करके, और धीरे धीरे उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में लाया जाए, अगर इंटरनेशनल रिलेशन या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया 10 मार्क्स का, जो 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, इंडियन ज्योग्राफी से। इजी क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, सीधे सीधे आपको डिफरेंस बताना था हिमालयन रिवर्स का और पेनिनसुलर रिवर्स का, और उसके फैक्टर्स जो हैं यहां पर, जो मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आपको डिफरेंस अगर बताना है तो 3 टेबल बननी है, ठीक है। एक टेबल होगी जो 2 चीजों का जो डिफरेंस पूछना है उनका होगा कॉलम 2, और एक फैक्टर्स का कॉलम बनेगा जिसमें आपको अलग अलग फैक्टर्स लिखने हैं। और ये जो फैक्टर्स है ये यहाँ पर आरपीएससी ने खुद दिया हुआ था। एक फैक्टर होगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, दूसरा होगा नेचर ऑफ फ्लो, फिर होगा टाइप ऑफ ड्रेनेज, नेचर ऑफ रिवर और कैचमेंट एरिया। 5 जो है वो फैक्टर्स बता दिए गए। इन 5 फैक्टर्स को आपको एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 5 पॉइंट यहाँ पर हिमालयन रिवर्स के लिखने हैं, 5 पॉइंट आपको पेनिनसुलर रिवर्स के लिखने हैं, और हर पॉइंट के 1 नंबर के हिसाब से आपको 10 नंबर आरपीएससी दे देगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये आंसर लिखना है ताकि 100 वर्ड्स आप यहां पर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज मैं देख रहा हूं इस बार के पेपर में कि आरपीएससी ने खुद ही पेपर को इस तरह से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड कर दिया कि मार्क्स देना बहुत ज्यादा वहां पर आसान हो गया, ठीक है। यहां इस तरह से टेबल बनाई गई, डिटेल कंपैरिजन बिटवीन ये फीचर हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। पहला हो गया ओरिजिन, तो हिमालयन रिवर का जो ओरिजिन है वो हिमालय से है, स्नो क्लैड हिमालयास, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट है और सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ फ्लो की बात की जाए तो हिमालयन रिवर जो है वो पेरेनियल है, मतलब वो साल भर उनमें पानी रहता है, वो ग्लेशियर्स के द्वारा, रेनफॉल के द्वारा फेड होती है। 12 मासी नदियां जिनको कहा जाता है वो है हिमालयन रिवर्स। जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है, वो मौसमी नदियां हैं, जब पानी होगा, जब बारिश आएगी तब ही वो नदियां बहेंगी, वो किसी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं आ रही है, ठीक है। प्राइमरीली रेन फेड फ्लोज डिक्लाइंस इन ड्राई सीजन, जैसी गर्मी आएगी ड्राई सीजन होगा तो उनका जो फ्लो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। लेंथ की बात की जाए तो हिमालयन रिवर जो है वो लॉन्ग है, एक्सटेंसिव है, ठीक है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर है। देन हिमालयन रिवर्स हिमालय से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, बे ऑफ बंगाल तक जा रही है, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, ठीक है। इंडस तो खैर उस तरफ जा रही है, यमुना हो, यमुना
डन। तो ये लॉन्ग नदियां हैं, ये एक्सटेंसिव नदियां हैं, लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया में ही फ्लो करती है। इसके बाद ड्रेनेज पैटर्न की बात की जाए तो हिमालयन रिवर जो है वो एंटीसीडेंट एंड टाइप ड्रेनेज है वहां पर, ठीक है, ट्रेलिस टाइप ड्रेनेज। लेकिन पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो रेडियल, डेंड्रेटिक और ट्रेलिस ड्रेनेज वहां पर है, ठीक है। गंगा का एग्जांपल हमने दे दिया जो लॉन्गेस्ट रिवर है, गोदावरी का हमने रीजन दे दिया कि शॉर्ट रिवर है थोड़ी सी, ठीक है। रिवर कोर्स की बात की जाएगी तो ये जेंटल ग्रेडियंट इनका रहता है, प्लेन्स में फ्लो करती है, जबकि पेनिनसुलर रीजन जो है रिवर जो है वो प्लेट्यूज में फ्लो करती है, डेक्कन प्लेट्यू में वो फ्लो करती है। इरोजन और डिपोजिशन की बात की जाए तो हिमालयन रीजन रिवर जो है उसमें हाई इरोजन है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में डिपोजिशन रेट बहुत कम है। वैली टाइप वी शेप्ड वैली बनाएगी हिमालयन रिवर्स, लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो डीप और नैरो वैली वहां पर बनाएगी, यू शेप्ड आप कह सकते हैं, जॉर्जेस बनाएगी बहुत ज्यादा। डन। इस तरह से ये सारे आपको लिखने हैं। ट्रिब्यूटरीज वगैरह मैंने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड कर दिए। हॉलिस्टिक मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड तरीके से पूरा हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है। आप यहाँ पर इन 5 फैक्टर्स में लिख देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, डिफरेंस लिख देंगे, मोर देन इनफ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्पेस फिलअप करने के लिए 100 वर्ड्स आपके हो गए, वेल एंड गुड, लेकिन स्पेस आपका मान लीजिए आधा पेज बचा हुआ है, तो आपको वो फिलअप करने के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आप यहाँ पर आपको डेल्टा फॉर्मेशन बताया, ट्रिब्यूटरीज बताया कि न्यूमरस लार्ज ट्रिब्यूटरीज है हिमालयन रिवर्स में, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में क्या है, फ्यूअर स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। नेविगेशन की बात की जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए तो हिमालयन रिवर्स में मॉडरेट है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में वो हाई है, क्योंकि ग्रेडियंट स्टीप है, वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर बाद में आप चाहें तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हिमालयन रिवर्स का, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और पेनिनसुलर रिवर्स का महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। डन। इस तरह से आपको यहां पर ये आंसर फ्रेम करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी स्पेस फिलअप करने के लिए ही मैंने यहां पर आपको बताई। लास्ट क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से पूछा गया, 41st क्वेश्चन ऑफ पेपर नंबर 2, डिस्क्राइब हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ सहरिया ट्राइब इन राजस्थान। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहां पर यह बन गया कि सहरिया ट्राइब जो कि राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। पहली बात तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ सहरिया ट्राइब जो है वो राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। उसकी सोसाइटी के बारे में आपको लिखना है, इकोनॉमी के बारे में आपको लिखना है, और हैबिटेट वो कहां पाई जाती है उसके बारे में लिखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सहारिया ट्राइब। आपको इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करते टाइम 2 बातों का ध्यान रखना है कि आधे पोर्शन में मतलब 50 वर्ड्स आप लिखेंगे अबाउट हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ सहरिया ट्राइब इन राजस्थान, और आधे पेज में या 50 वर्ड्स में आप डिस्कस करेंगे सहरिया ट्राइब की अपलिफ्टमेंट के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाई जा रही हैं उनके बारे में। डन। आंसर देखें, सहरिया ट्राइब जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, 12, ठीक है, और 12 की भी पर्टिकुलरली शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहां पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वो पाई जाती है, लेकिन राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद और किशनगंज तहसील जो है वहां पर सहरिया ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। ये PVTG है, PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी PVTG के लिए एक स्पेशल स्कीम जो है वो चलाई है, जिसके तहत ही शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और सहरिया ट्राइब उस PVTG में इंक्लूड थी, ये भी उस पॉलिसी के द्वारा लाभान्वित होगी, तो उस पॉलिसी का भी आप नाम बताओ, वो चर्चा में थी, ठीक है। तो सहरिया ट्राइब जो है वो राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद और किशनगंज तहसील में पाई जाती है। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVTG है, ठीक है। हैबिटेट एंड सोसाइटी की बात की जाए तो सबसे पहला आता है विलेजेस में ये रहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। कम्युनिटी गवर्नड बाय पटेल होता है, मुखिया जो होता है वो पटेल कहलाता है, और वो पटेल जो है वो डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करता है, फाइन्स लगाता है, सोशल नॉर्म्स को बनाता है, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन जो है वो ब्लेंड है हिंदुइज्म का और एनिमिज्म का। एनिमिज्म मतलब गाय की पूजा, बैल की पूजा, सांड की पूजा, ठीक है, इन सब की पूजा वहां पर की जाती है, और हिंदुइज्म भी होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकल डीटीज जैसे वीर, तेजा जी, दुर्गा, हनुमान जी, इनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है,
डन। तो ये हमने हैबिटेट एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ा। इकोनॉमी की बात की जाए तो ये बेसिकली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, फॉरेस्ट डिपेंडेंट है। ये टिम्बर कलेक्ट करते हैं, कटेशू, ठीक है, गम, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स, तेंदू लीव्स, स्किल्ड इन बास्केटरी, मतलब बेसिकली वही काम करते हैं जो जनजातियां करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत इनका इंटरेस्ट है, बेसिकली फॉरेस्ट्री नंबर 1, सेकंड एग्रीकल्चर एंड लेबर, ठीक है, स्टोन ब्रेकिंग, क्वायरिंग, हंटिंग, फिशिंग, डन। और सब कुछ लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं वीट, मिलेट, मेज एंड पल्स, ठीक है। इनको क्यों कल्टीवेट करते हैं? क्योंकि ये वही फसलें हैं जो 12 डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में उगाई जा सकती हैं। देन पॉवर्टी की बात की जाए तो लो एवरेज इनकम है, जैसा कि हर ट्राइबल ग्रुप का देखा जाता है। लैंड एलिनिएशन, रिलायंस ऑन कैजुअल लेबर पर ये काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इकोनॉमी कभी भी ट्राइबल्स के बारे में आपको पूछा जाए, सबसे पहला पॉइंट आपको फॉरेस्ट डिपेंडेंट लिखना है, दूसरा आपको एग्रीकल्चर, और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है फिशिंग, हंटिंग वगैरह ये सब। देन हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में बात कर ली। गवर्नमेंट एंड एनजीओ इनिशिएटिव्स, ये जो यहां तक हमने लिखा, ये आपको 5 नंबर दिला रहा था। अगर आपने आपका क्वेश्चन यहीं तक लिख के छोड़ दिया तो आपको 5 में से मिलेंगे आंसर्स। आंसर आपने यहीं तक लिख दिया तो आपको 5 में से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट भी आपको देखने की आवश्यकता है। सेकंड पार्ट क्या है? पहला, मनरेगा के बारे में आपको लिखना है। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है या एनजीओ इनिशिएटिव है जो सहरिया ट्राइब को अपलिफ्ट करने का काम कर रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। 200 दिन का मनरेगा वर्क जो है वो मिलता है सहरियाज को, बॉन्डेड लेबर मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा नाबार्ड, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसका डिटेल्स आप देख लेंगे। संकल्प सोसाइटी जो एनजीओ है वो यहाँ पर काम कर रहा है। हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है इंदिरा आवास योजना की तहत, ठीक है, या पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पीएमजीएवाई, पीएमजीएसवाई का काम हो रहा है। हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कीम्स यहाँ पर चलाई जाती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है, ठीक है। डॉट्स जो है वो टीबी कंट्रोल के लिए चलाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जब मल्टी डायमेंशन तरीके से लिखेंगे कि एक ट्राइबल सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज जो दी जा रही है, मेडिकल पॉलिसीज जो चलाई जा रही है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पॉलिसीज चलाई जा रही है, एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज चलाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आपका मल्टी डायमेंशनल आंसर आपका होना चाहिए। तो हमने वही किया यहाँ पर कि पहले मैंने आपको मनरेगा के बारे में बताया जो कि एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। फिर मैंने आपको ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के बारे में बताया जो भी एक एम्प्लॉयमेंट या इनकम बूस्टिंग स्कीम है जिसको आजीविका योजना कहा जाता है। फिर मैंने आपको एनजीओ के बारे में बता दिया, एनजीओ के बारे में लिखना है। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोग्राम जो आईसीडीएस न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, डॉट्स टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन जो है ये ट्राइब फेस कर रही है। फॉरेस्ट डिपेंडेंस इनके पास है। लैंड लॉस, हेल्थ, पॉवर्टी इश्यूज इनके पास है। ये सारी चीज़ें आप एडिशनल जो है वो मेंशन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट टू फिल अप द स्पेस। लेकिन जहां आपने इकोनॉमी के बारे में लिख दिया, हैबिटेट सोसाइटी के बारे में लिख दिया, सहरिया ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन सी तहसील में रहती हैं वो आपने लिख दिया, आपका काम वहां पर हो गया, ठीक है। 5 नंबर वहां हो गया। उसके बाद आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज, स्कीम्स के बारे में लिखना है, वो अपने आपका 50% काम वहां पर। इस तरह से आपको आरपीएससी हर पॉइंट, हर क्वेश्चन की हर डिमांड को सेटिस्फाई करने के मार्क्स आपको देगी। तो इसी के साथ ज्योग्राफी जो है मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरा जो भी 2025 का आरएस मेंस का क्वेश्चन पेपर था उसको इन डिटेल में सॉल्व करा चुका हूँ। आप देखिए कि आपकी क्या गलतियां हुई, आगे आने वाले अटेम्प्ट में आप किस तरह से उन गलतियों का सुधार कर सकते हैं और स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए और आगे तैयारी कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर फ्रेम पहले करना सीखिए, उसके बाद आंसर लिखिए। आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मेहनत करते रहिए। टेस्ट सीरीज, सिलेबस कंप्लीशन, ऑथेंटिक सोर्सेस आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ऑल द बेस्ट।